तो बच्चों आज हम देख रहे हैं लेक्चर 4 वेक्टर का। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम देखेंगे क्या क्या हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो जानेंगे। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो देखा था, हमने देखा था कि वेक्टर्स होते क्या हैं, स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर जो हमने देखा, जो सेकंड लेक्चर था उसमें देखा था वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तीसरे में हमने देखा वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। चौथे में हम देख रहे हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों बहुत लंबे मेथड हैं अपने आप में और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं एक एक लेक्चर दोनों को डेडिकेट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको, अब आप कहेंगे सर इससे अगला लेक्चर क्या डिवीजन ऑफ वेक्टर होगा? नहीं, डिवीजन ऑफ वेक्टर इससे अगला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर हो ही नहीं सकता। क्योंकि डायरेक्शन को डिवाइड आप कैसे करोगे? डायरेक्शन को तो डिवाइड नहीं कर सकते। नॉर्थ में वेस्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्थ में वेस्ट को मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो कि किधर एंगल पे वो है बन रहा है डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देखो मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हो बिकॉज यू कांट डिवाइड डायरेक्शन, दैट्स वाई हम वेक्टर में डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में, डॉट और क्रॉस। तो आज हम डॉट पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चों। लिटरली हमने पिछले 3 लेक्चर में जितने क्वेश्चन करे हैं पर्टिकुलर लेक्चर्स में, उससे कहीं ज्यादा आज के क्वेश्चंस होंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एज यूजुअल मैं आपको खूब सारे बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखने हैं और पेपर को 10-10 सेकंड में पेपर के क्वेश्चंस को कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है बच्चों कि आपने पहले तीनों लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक प्रॉपर देखने चाहिए। तो अगला डिस्क्लेमर ये है कि आपके पास पेन एंड कॉपी होनी चाहिए जिससे आपको मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो प्रॉपर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स इज मेंट टू बी प्रैक्टिस। देखो फिजिक्स में भी पी आता है, प्रैक्टिस में भी पी आता है ना। चलो, तो पेन एंड कॉपी हो और साथ में प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो सुपर 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 स्पेसिफिक है। और ये ऐसे नोट्स होंगे जिसमें बहुत ही कम थ्योरी है लेकिन जितनी भी बातें हैं वो बहुत ही काम की है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलो बच्चों, आपके लिए बढ़िया सा कोट है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर्स। देखो बच्चों, सक्सेस पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए शॉर्ट मेथड हो सकता है लेकिन सक्सेस के लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। तो जिन बच्चों को सक्सेसफुल होना है उन्हें ये अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें एक एक कदम ऊपर चलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आप पहले बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर को क्लियर कर लें, क्योंकि पहले 2 स्टेप अगर आपको क्लियर है तो तीसरा स्टेप चढ़ना आसान होता है। ठीक है, चलो, ये बच्चों मेरे ग्रुप हैं और टेलीग्राम पे चैनल हैं, इनको ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि अभी तो वेक्टर चल रहा है। जैसे जैसे आगे के टॉपिक मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, डीपीपी शेयर करूंगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस की। तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो क्वेश्चंस करने से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे मेरी नई क्लासेस और नए अपडेट्स और साथ में आपको पीडीएफ मिलते रहें। ठीक है, और ये मेरा खुद का चैनल है, आप इसको भी नोटिफिकेशन ऑन करके ज्वाइन कर लेना, है ना। ये @hello बच्चों आप पे मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। और ये नीट प्रो है, अनअकैडमी नीट प्रो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आप इनको ज्वाइन कर लोगे और मेरे साथ जुड़े रहोगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, जिससे मेरी हर क्लास का और हर पीडीएफ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लेना और जितनी भी मेरी स्पेशल क्लास होती है आपको सब यहाँ पर दिख जाएंगी और आप उनको नोटिफाई कर लेना, जिससे जो भी मेरी क्लास स्टार्ट हो उससे 15 मिनट पहले आपके पास एक मैसेज चला जाए और एक ईमेल चला जाए। ठीक है बच्चों, ये मेरा ये YouTube का मेरा शेड्यूल रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ 26 तारीख से, मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ, 26 तारीख से मैं नीट प्रो YouTube चैनल पे लाइव आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि क्लास 12th में YouTube पे पढ़ाऊंगा, क्लास 11th में अनअकैडमी पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 12th में YouTube पे आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ, है ना, नीट प्रो चैनल पे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में आपको लाइव पढ़ाऊंगा। इवन मैं ट्राई करूंगा कि सैटरडे को भी क्लास ले लिया करूँ आपकी। ठीक है, उसकी जो टाइमिंग रहेगी बच्चों वो 7 बजे से 9 बजे तक की रहेगी, है ना। और आपकी जो अनअकैडमी पे टाइमिंग रहेगी वो आपकी मैं बता दूंगा 10 बजे या 11 बजे के बीच में एक टाइमिंग में सेट कर लूंगा। ठीक है, और वो हमेशा फॉरवर्ड चलती रहेगी। और मैं जो आपको डीपीपी दूंगा उनका डिस्कशन भी हम क्या करेंगे सैटरडे संडे को, है ना, डीपीपी डिस्कशन करेंगे और आपके डाउट्स को मैं लिया करूंगा। ठीक है,
बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी का आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पे बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अनअकैडमी ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है प्लस के साथ में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक में अंतर क्या है कि जो प्लस में सब्सक्रिप्शन है जिन बच्चों के पास में, उनको ये सारे फीचर जो मिलते आए हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं। जैसे उनको एक पर्सनल कोच मिलता है बच्चों। पर्सनल कोच मतलब आप इमेजिन करो, आपको कोई भी जिंदगी की समस्या है, आप इमीडिएटली अपने पर्सनल कोच से पूछ सकते हैं। आप स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, डेडिकेटेडली आपको ट्रैक करते रहेंगे वो लोग कि जो आपका पर्सनल कोच होगा कि क्या आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, प्रॉपर आपको एक्सपर्ट मिलेगा जिससे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, डाउट्स के लिए भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपका टेस्ट है उसका एनालिसिस करेगा। ठीक है, चलो बच्चों एक और चीज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आप प्रोमो कोड ये यूज करना मत भूलना, क्योंकि आपको कुछ स्पेशल चीजें मिलने वाली हैं। जैसे मेरा जो कोर्स है मिशन 2021 या 2022 अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ईयर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरी डीपीपीज आपको मिल जाएंगी, और मेरी जो क्वेश्चन बैंक है 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने 8,000 से ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं। हर चैप्टर में 300-400 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके एससी वर्मा, डीसी पांडे, इवन आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी कोचिंग्स के मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने इस क्वेश्चन बैंक में डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें भी आपको इजी, मीडियम और हार्ड सेग्रीगेशन के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने और फैकल्टीज के साथ में मिलकर डेवलप करी है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। और मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ अभी, है ना। तो जो टेस्ट सीरीज है मेरी फिजिक्स की, टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों 2 तरीके के टेस्ट होंगे मेरे, और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी जनवरी या दिसंबर के आसपास। तो ये टेस्ट सीरीज में एक तो होगा माइनर टेस्ट, एक होगा मेजर टेस्ट। तो यहाँ पर 2 तरीके के टेस्ट होंगे बच्चों। माइनर टेस्ट के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, है ना, और इनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलेगा। और हर चैप्टर में आपको 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनका पेपर में आने के ज्यादा चांस होते हैं। और आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का मिलेगा प्रॉपर। मेजर के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर, मेजर के अंदर क्या मिलेगा, मेजर के अंदर आपको प्रॉपर यहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट और हाफ सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जिनका आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे, और इसका जो शेड्यूल होगा, कब कौन से दिन टेस्ट होगा, वो आपका लॉन्च कर दिया जाएगा दिसंबर या जनवरी के आसपास, क्योंकि टेस्ट सीरीज उसी समय पर लगाई जाती है। और बच्चों यहाँ पर ये फ्री मिलेगा आपको ये कोड यूज करने पे। साथ में पीसीबी की जो मेरी किताबें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने नहीं जाना है अभी, तो मैंने एमटीजी के साथ मिलके एक्सक्लूसिवली कुछ किताब आपकी लॉन्च करी है। और वो किताबें क्या है, वो है, उनका नाम है डू और डाई किताबें, डू और डाई बुक्स, है ना। उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उनके अंदर फीचर्स है बच्चों, पहला कंसाइज रिवीजन ऑफ ईच टॉपिक। कंसाइज रिवीजन ऑफ ईच टॉपिक आपको उन बुक्स के अंदर मिलता है, विद 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा, और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है वो मैंने एमटीजी की फैकल्टी के साथ मिलकर करी है, और जो फिजिक्स है वो मैंने खुद करी है। तो इस तरीके से आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाते हैं। 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों हर चैप्टर के। टेस्ट सीरीज के साथ में ये भी आप लगा लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये किताबें आपको मार्च के आसपास ज्यादा काम आएंगी, जब आपका पेपर ऑलमोस्ट आपके सर पे होगा और आपको कंसाइज रिवीजन की जरूरत होगी। और ये भी किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको इस नंबर पे, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना स्क्रीनशॉट, और आपको एड्रेस भेजना है, और फिर आपको हेलो बच्चों की एक्सेस प्लस किताबों की डिलीवरी हो जाएगी। और ये केवल पहले 100 बच्चों के लिए है, फिर उसके बाद ये नहीं है। साथ में 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर। आप अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको फीस में 10% की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में बेसिकली देखो क्या होता है। यहाँ पर जैसे आपके 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब आपका इनका स्केलर प्रोडक्ट आप करते हैं तो ये ए बी कॉस थीटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये आपका डेफिनेशन है। देखो बेसिकली आप इसमें कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्या होता है, दिस इज डेफिनेशन, कि जब आप 2 वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, उनके बीच में डॉट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो मुझे नहीं लगता आपको खास इसमें दिक्कत आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो
तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको आप एंगल फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो ये बेसिकली आपका जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर आप देखो, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, है ना। तो आपको अपनी रफ कॉपी और पेन के साथ रेडी रहना है जिससे आप क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे तो ही सफलता मिलेगी। तो बच्चों देखो, ए डॉट बी आपका आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर अगर कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहो तो कॉस थीटा कैसे आएगा, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी, आप इसको अपॉन में ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर हमें किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर थे ए और बी, अगर हमें इनके बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। उससे क्या होगा, उससे हमें cos थीटा पता चलेगा और cos थीटा से हम थीटा पता कर लेंगे, तो हमें a डॉट बी अपॉन ए बी यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब इसी के ऊपर मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ये बहुत इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा एक झटके में। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है। और हम एक चीज जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो cos थीटा था डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, यानी कि ऊपर हमें उन दोनों का डॉट करना है और नीचे हमें दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इनका डॉट कर देंगे तो हम यहाँ पर डॉट कर सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका डॉट कर दिया, है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से हमने दोनों का डॉट कर दिया। और साथ में दूसरा है -2y -2j -2k, ठीक है। तो मैंने डॉट कर दिया -2y कैप -2j कैप और -2k कैप, ओके, डिवाइड बाई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो वेक्टर ए है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाना होता है, तो आंसर आ जाएगा √3। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो इसका कंपोनेंट है -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे प्लस फिर से -2 का स्क्वायर करोगे प्लस फिर से -2 का स्क्वायर करोगे, तो इस तरीके से इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +4 +4 +4, यानी कि ये आ जाएगा आपका √12। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा √12, है ना, और a की वैल्यू है √3, इसकी है √12, यानी कि a की वैल्यू √3, है ना, डॉट √12, ओके। तो यानी कि आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको आई कैप से आई कैप का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई कैप का जब जे कैप में और के कैप में करते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है। अब क्यों आता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जब आप आई कैप का जे कैप में करोगे तो आई कैप और जे कैप बच्चों हम जानते हैं, आई कैप अगर एक्स एक्सिस है तो जे कैप हमारा वाई एक्सिस है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। जब आप आई और जे का मल्टीप्लाई करोगे तो cos 90 आएगा एंगल, और cos 90 होता है 0, इसीलिए आप जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट के हिसाब से तो आंसर 0 आता है। तो बच्चों यहाँ पर इससे हमें क्या समझ आया कि आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम आई कैप का आई कैप में करेंगे तो ही पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि आई कैप और आई कैप जैसे मान लो आपके दोनों ये एक्स एक्सिस हैं, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी, क्योंकि अब ये जो दोनों एक्स एक्सिस हैं ये दोनों 0 डिग्री पर हैं, तो क्योंकि इनका आंसर 0 डिग्री पर है तो इसका सीधा सा मतलब है cos 0 आता है 1, यानी कि इनका आंसर आप निकाल सकते हो, है ना। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो आई कैप और आई कैप का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, और इधर आपका -2 है तो 1 का -2 में करोगे तो -2 बचेगा। अच्छा अब आई कैप का जब जे कैप में करोगे तो 0 और के कैप में करोगे तो भी 0, तो इसका मतलब बाकी सबसे तो कोई मतलब है नहीं। अब फिर जे कैप पे आ जाओ, जब जे कैप का जे कैप में करोगे तो ही होगा, क्योंकि आई कैप और के कैप से 0 हो जाएगा। तो यह क्यों हो जाएगा, क्योंकि जे कैप में और आई कैप में एंगल है 90, और जब cos 90 होता है तो उसका आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब जे कैप का हमें करना है किसमें, जे कैप में सिर्फ, क्योंकि बाकी सबसे करने पे 0 आ जाता है। तो जब जे कैप का जे कैप में करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आंसर 2 आ गया। अब इधर प्लस के कैप है और इधर -2 के कैप है, जब प्लस इधर 1 है और इधर -2, यानी कि आपका आंसर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब के कैप का आई कैप और जे कैप में करने क्यों नहीं करा, क्योंकि 0 आता है, ठीक है। अब √3 और √12 का मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों कैसे करें, अब √12 को अगर आप देखें तो आप खोल सकते हो, कैसे खोल सकते हो, देखो √12 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 3, है ना। तो इसका मतलब √4 तो हो जाएगा 2, और √3 को ऐसे ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2√3 × √3, ओके। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई, अब देखो √3 का मल्टीप्लाई होता है 3, यानी 3 × 2, तो आंसर आ जाएगा -1, यानी कि cos थीटा की वैल्यू आ गई -1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई,
थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, है ना। अब आपके मन में सवाल कि सर ऐसा कैसे हो गया कि आपने डायरेक्ट 180 लिख दी। बच्चों देखो, ये है बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स में कोई डाउट है तो आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी, है ना। तो आप मेरे कोर्स अगर है आपके पास तो कोर्स में देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोर्स नहीं भी है तो भी आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, फ्री में लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों हमारा इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। ओके, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जब भी हमें किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हम सीधे सीधे उनका क्या कर दे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो हमें कॉस थीटा वहां से पता चलेगा जिससे हम थीटा फाइंड कर लेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो अगला टाइप ऑफ वेक्टर है ना क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ए को जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी और ए डॉट सी भी कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया इस वाले क्वेश्चन में। देखो हमने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो इसमें। अब स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। देखो अगर थीटा जीरो होता है, यानी कि थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे हमारे ये दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जब थीटा जीरो है मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं और थीटा जीरो होता है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो जब आप वैल्यू लिखोगे डॉट प्रोडक्ट की तो कितनी आएगी, ए डॉट बी आएगी बच्चों, ए डॉट बी के बराबर, क्योंकि जब आप वेक्टर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 है, तो आंसर आ जाएगा ए बी, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। आप देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना। चलो आगे मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर के खुद से, तो आई डॉट आई का जब करते हो तो जीरो एंगल होता है। देखो भाई अगर आप एक वेक्टर आई में रखते हो और दूसरा भी आई में रखते हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब 0 डिग्री का एंगल है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है। अच्छा आई कैप और आई कैप, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि कॉस जीरो भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप आई कैप से आई कैप का डॉट करते हैं तो आंसर 1 आता है, जे कैप का जे कैप से करोगे तो भी बनाएगा, के कैप का के कैप से करोगे तो भी बनाएगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि आई कैप जे कैप और के कैप का जब डॉट किया जाता है तो आंसर 1 आता है। चलो अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जब आप ए डॉट ए करते हैं तो वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। इट्स क्वाइट क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर लिख सकते हो, वेरी क्लियर, ठीक है। और क्योंकि अगर वो पैरेलल हुआ तो फिर ऐसे केस में ये 1 हो जाएगा, तो आप ए डॉट ए का ए स्क्वायर लिख सकते हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसे तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है बच्चों। अब देखो अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ऐसे करके परपेंडिकुलर है, जैसे ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, तो अब क्या होगा, जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के तो इसका सीधा सा मतलब है कि cos 90 डिग्री होता है बच्चों 0। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर के केस में दोनों का डॉट आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अदर देन फाइंड द रिजल्टेंट, तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है बच्चों, अगर एक वेक्टर दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है तो ऐसे केस में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ये एग्जामिनर की फेवरेट चीज होती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगर आई डॉट जे करोगे तो कितना आएगा, 1.1 cos 90, है ना। क्यों, क्योंकि देखो आई कैप आपका एक्स एक्सिस में है और जे कैप आपका वाई एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आपने 1.1 इंटू 1, क्यों 1 कहाँ से आया, ये आया मैग्नीट्यूड से, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है और जे कैप का भी 1 है। तो 1 इंटू cos 90, और cos 90 क्या है बच्चों 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो 0 आएगा, यानी कि जब भी आप 90 डिग्री पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। सीधी सी बात है, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बस पता है 0 क्यों आता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो अब मैंने आपको जितने भी स्पेशल पॉइंट है उनकी समरी यहाँ पे लिखी है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, यानी कि जब आप ए डॉट बी करोगे तो आंसर ए बी कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है और कॉस थीटा भी स्केलर है। और जब आप ए डॉट बी करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है, और थीटा अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब क्या होता है बच्चों, थीटा एक्यूट होने का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का एंगल। अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, ऑब्वियस ही बात है। जब कॉस आपका 90 डिग्री से कम होगा बच्चों तो कॉस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तो ए बी डॉट का आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे ही अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब थीटा आपका 90 से ज्यादा है, तो cos थीटा नेगेटिव आता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों वो किसका होता है, वो साइन का होता है।
और ये जो क्वाड्रेंट का सिस्टम है वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। आप मेरे लेक्चर देख लो, बेसिक मैथमेटिक्स बाय रोहित अग्रवाल सर, है ना। ए डॉट बी का आंसर आ जाएगा नेगेटिव, ओके, क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही आप जब थीटा 0 लोगे तो ए भी आ जाएगा, थीटा 90 लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस 90 0 होता है। और जब 180 लोगे तो कॉस थीटा मिनिमम होता है तो ये आंसर -1 आ जाएगा, यानी कि ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? -AB। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इनको आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ठीक है। आपको m की वैल्यू बतानी है जिससे ये जो वेक्टर है वो आपका परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। कैसे फाइंड करोगे, देखो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे मैंने आपको इधर बताया था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, जिस वजह से आपका जो डॉट प्रोडक्ट है उनका 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आप जब इन दोनों का डॉट करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, है ना, इसका डॉट आप इसमें करोगे, है ना, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप में, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। यानी कि हमें कुंजी पता चल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इसमें डॉट करना है और हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। देखो, अगर आप 3i कैप का 2i कैप में मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप और i कैप आपके डॉट हैं, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है यार, 3i कैप का जब आप 3i कैप 2i कैप में करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और i कैप और i कैप कितना हो जाएगा? 1। तो 6 इंटू 1 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब जब 3i कैप का आप 6j कैप में करोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब आप i का j में करो और k में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा, तो हम इनको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। अब 2j कैप का आप 2i कैप में करोगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 6j कैप में करोगे तो क्या आएगा? 6 2 12 आएगा, तो माइनस का 12 हो गया और j कैप की वैल्यू 1 हो गई। अब k कैप का m k कैप में करोगे तो कितना आएगा? अब देखो, k कैप का जब m k कैप में करोगे तो k कैप इंटू k कैप कितना होता है? 1, तो बचेगा कितना? m, तो यहाँ प्लस m हो गया और ये 0 के बराबर हो गया। तो यानी कि बच्चों आप यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस m और इक्वल टू 0। अब -12 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 6 बचेंगे, और दूसरी साइड में जब ये जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस का 6। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर +6 कैसे आएगा। बच्चों, ये बेसिकली क्या है, डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं। देखो, डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ a डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो आप देखो यहाँ पर जो b कॉस थीटा है, आप इसको अगर इधर छोड़ दोगे तो a को अपॉन में लेके जा सकते हैं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका वेक्टर a बनाया और मैंने यहाँ पर आपका दूसरा वेक्टर b बनाया, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो बच्चों, इस b का एक ही तरफ कितना कंपोनेंट है? मुझे लगता है हर कोई बच्चा पहचान पाएगा जो b का एक ही तरफ कंपोनेंट है, क्योंकि इधर एंगल थीटा है तो वो b cos थीटा हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a इज b cos थीटा, इट्स वेरी क्लियर, है ना। और प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b कितना है? a cos थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर b अलोंग a वेक्टर कितना है? b cos थीटा, है ना, जिसकी वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। ऐसे ही आप a cos थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर समझते हैं, अगर आप a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट कर रहे हैं, है ना, तो आपका ये कितना आएगा? ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब कॉस थीटा, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी कि कितना पूछा है उससे आपसे? बी कॉस थीटा पूछा है, तो बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, डिवाइड में क्या चला जाएगा? ए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो फिर जब वेक्टर ए का अलोंग वेक्टर बी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? देखो, फिर से हम यही लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
अब आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि ए कॉस थीटा आपसे पूछा है, तो इसका मतलब आप बी को यहाँ पे छोड़ दो, अब बचेगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आप ए कॉस थीटा को इधर छोड़ दो और बचा हुआ आपके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। सिंपल सी बात है ना, इट्स क्वाइट क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आई होप कि आपको पता होगा कि ए डॉट बी को जब हमने सॉल्व किया था तो आता है ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी होता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा में थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल। ओके, अगर वेक्टर बी अलोंग ए निकालना है तो बी कॉस थीटा, अगर वेक्टर ए अलोंग बी का प्रोजेक्शन पूछा है तो ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि अगर वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी अगर आपका ये है, तो आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा। अच्छा, प्रोजेक्शन होता क्या है, जैसे आप किसी टॉर्च से जब इस पर लाइट मारोगे तो उसकी जो परछाई होती है ना, उसे प्रोजेक्शन हम कहते हैं, ठीक है। अब उतना हमें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन हमारे आएंगे नहीं पेपर में, तो आई होप कि आप उस पर टाइम ना लगाने की जगह हम कॉन्सेप्ट इस पर ध्यान लगाएं, क्वेश्चन पे, तो किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप दो वेक्टर यहाँ पर बनाओगे, मान लो आपने इस तरीके से दो वेक्टर बनाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कितना होगा, ए कॉस थीटा, ओके, और वेक्टर बी का ए पर कितना होगा बच्चों, बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है ना। मतलब वेक्टर बी अलोंग ए कितना है, ऑब्वियस सी बात है, इसका कंपोनेंट ले लोगे और बी का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो बच्चों हमें यहाँ पर वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। अगर हम बात करें वेक्टर ए की, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, ओके। और हमारा जो वेक्टर बी है वो है -i 3j और 4k। ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब बच्चों ए का बी पर कितना होगा, ए का बी पर कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, इट्स वेरी क्लियर है ना। तो ए का बी पर कितना होगा, ए कॉस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से कंपोनेंट समझ लो कि प्रोजेक्शन आपका जो प्रोजेक्शन है वो एक तरीके से कंपोनेंट है कि जो वेक्टर ए है उसका बी पर कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है बी की तरफ ए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि उधर जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आपका कंपोनेंट होता है। अब देखो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आया था ए डॉट बी का वो कितना आया था, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो अगर हमें ए कॉस थीटा का आंसर फाइंड करना है तो बी को अपॉन में लाना पड़ेगा, यानी कि ए कॉस थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा ए डॉट बी डिवाइड अपॉन बी। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बी है बेसिकली ये क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये आपका वेक्टर नहीं है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओके। मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने के कई तरीके होते हैं, या तो आप उसका मॉड लगा दो तो भी ये मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर आप उसको बिना वेक्टर के लिख दो तो भी ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये आपके कुछ तरीके होते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें वेक्टर लगा के मॉड लगाओ, नहीं, आप उसे वेक्टर हटा दो, ऊपर से ये सिंबल हटा दो तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो यानी कि हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। अब ए डॉट बी बच्चों हमें इसका और इसका डॉट करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो डॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, और हमें डॉट करना है बी से, और बी की वैल्यू आपको दे रखी है -i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। ये आपका डॉट हो गया डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अब जो वेक्टर बी है बच्चों, ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इट्स वेरी क्लियर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होता है वो हम जानते हैं, जो भी इसके कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो यानी कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकालेंगे, अब देखो i के साथ में जो कंपोनेंट है वो -1 है, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर, है ना, और ये j के साथ में 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 4 के साथ में के साथ में 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो आया 1 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16, यानी कि जो आपका आंसर आया वो कितना आया, वो आपका आया 16 और 9 25 और 26, तो रूट 26 आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो आपका जो ए कॉस थीटा की वैल्यू है वो इतनी आ चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है फर्दर, कैसे करेंगे, अब देखो
टू आई कैप का जब मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर माइनस आई कैप है, तो टू आई कैप का माइनस आई कैप में करूंगा तो कितना आएगा? ऑब्वियस ही बात है यार, इधर -1 है, इधर प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। आई कैप और आई कैप तो 1 हो गया है ना। अब बच्चों जब 2 आई कैप का 3 जे कैप में करूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप 90 डिग्री पर है, और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो आपका जो cos 90 है वो 0 आता है, तो आई जे कैप और के कैप में तो आंसर 0 आएगा। अब 3 जे कैप का आई कैप में करूंगा तो 0 आएगा, तो इसलिए हमें आई कैप और के कैप से तो कोई मतलब नहीं है, तो 3 जे कैप का 3 जे कैप में करना पड़ेगा। तो कितना करूंगा? 3 3 9 और जे कैप करूंगा तो 1 आएगा। ऐसे के कैप को समझो, के कैप का जब आई और जे में करूंगा तो 0 आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि के और आई 90 डिग्री पर हैं और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आएगा, क्योंकि वो दोनों 90 पर है। तो के कैप का किस में करूंगा? फिर मैं के कैप में करूंगा, क्योंकि इन दोनों में करने से तो 0 आएगा, तो मुझे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो के कैप का 4 के कैप में करूंगा तो आंसर कितना आएगा? अब देखो इधर कंपोनेंट है -1 और इधर इसका है कोऑर्डिनेट प्लस का 4 इंटू -1 करोगे तो -4 हो जाएगा, और के कैप का 1 हो गया, डिवाइड बाई √26, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? -2 और +9 कितना होता है बच्चों? 9 7, और इधर आपका 7 4 3 अपॉन √26 आंसर आएगा, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है। ठीक है, चलो बच्चों अगर देखो हमने देखा था कि जो cos 180 पे वैल्यू आ रही थी वो -ab आ रही थी, और प्लस पे cos 0 पे आ रही थी +ab, है ना। देखो मैं आपको याद कराता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर मान लो a डॉट b का जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर आता है ab cos थीटा। जब दो वेक्टर का एंगल थीटा जब 0 डिग्री होता है तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? kb cos 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री आपका 1 होता है, यानी कि आंसर ab आ गया। अब जब हम थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखने पर ये 0 हो जाता है, यानी कि आंसर 0 आ गया। अब जब हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो आपका यहाँ पर देखो, अब ए बी cos 180 डिग्री है ना, ए बी cos 180 डिग्री, तो इसका मतलब cos 180 होता है -1, तो आंसर आएगा -ab। तो बच्चों देखो जो -ab है दैट इज मिनिमम, ओके, क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 से कम होती है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो -ab होगी, है ना, और मैक्सिमम +ab है, तो -ab होती है 180 डिग्री पर और +ab होती है 0 डिग्री पर, है ना। यानी कि जब दो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि आपके ये दो वेक्टर हैं नीले और लाल, है ना, तो जब आपने इसको एंटी पैरेलल कर दिया, यानी कि एक को सीधा एक को उल्टा कर दिया, तो ऐसे केस में इनका जो डॉट आएगा वो मिनिमम आएगा, और जब इनको आपने एक ही डायरेक्शन में किया तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, चलो अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होते हैं डॉट के पूरी फिजिक्स में। देखो पूरी फिजिक्स में वर्क डन आपका डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट होता है, पावर आपकी डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट होती है। वर्क डन में ये फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एफ फोर्स होता है पावर में, और ये वी फॉर वेलोसिटी होता है। और करंट भी आपका डॉट से ही निकलता है, जहां पर जे होती है करंट डेंसिटी और डी ए होता है एरिया वेक्टर, और आपका ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। ये होता है ई डॉट डी ए, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए फॉर एरिया वेक्टर, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डी ए फॉर एरिया वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर आपकी पूरी फिजिक्स में डॉट का काफी अच्छा रोल होता है, और कई जगह और भी होता है। मैं आपको पूरी फिजिक्स जैसे जैसे आप मुझसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। बच्चों अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम लगातार आने वाले काफी देर तक क्वेश्चन से क्वेश्चंस करेंगे और खूब भर भर के करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमने आई कैप का आई कैप प्लस के कैप में डॉट करना है तो क्या आंसर आएगा? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। बच्चों देखो जब आप आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं, तो आंसर 1 आता है, क्योंकि आई कैप और आई कैप क्या होता है? आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 है और cos 0 होता है 1, यानी कि आई कैप का आई कैप में करोगे तो 1 आएगा। जब आई कैप का के कैप में करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि वो दोनों 90 पर हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका करते हैं, आई कैप का इस पूरे में करते हैं। अब ये भी सेम है अगर आप देखें तो बच्चों देखो आई कैप का जे कैप में करोगे तो 0 आएगा, इट्स वेरी क्लियर, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं। और आई कैप का आई कैप में करोगे तो 1 आएगा, है ना। आई कैप का के कैप में करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों ही 90 पर हैं। और आई कैप का आई कैप में करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगर P डॉट Q आपका PQ के बराबर है तो आपको एंगल फाइंड करना है वेक्टर P और Q के बीच में। बच्चों देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, अगर आप देखें तो जब आप दो वेक्टर्स का डॉट करते हैं
तो आपका आंसर आता है पी क्यू कॉस थीटा। और अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि आपका जो आंसर है पी डॉट क्यू का वो आना चाहिए कितना, वो आना चाहिए सिर्फ पी क्यू, इसका मतलब हमें कॉस थीटा को हटाना पड़ेगा। और कॉस थीटा को हम कब हटा सकते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि अगर 0 हुई तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि इनके बीच में एंगल कितना रहा होगा, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगर x डॉट वाई माइनस एक्स वाई के बराबर है तो आपको एंगल बताना है x वेक्टर और y वेक्टर के बीच में। बच्चों देखो यहाँ पर आप देखो x डॉट वाई, मैं फिर से बता देता हूँ, अब किसी वेक्टर का आप डॉट करते हैं तो क्या आंसर आता है, एक्स वाई कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पर माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। और नेगेटिव कब रहती है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो कॉस 180 होता है -1। तो आपका जो आंसर है वो एक्स डॉट वाई डॉट का कितना आएगा, माइनस के एक्स वाई। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर m वेक्टर डॉट n के बराबर है और माइनस mn/2 आंसर है तो फाइंड एंगल बिटवीन m एंड n। बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो, जब हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, mn cos थीटा आता है। इट्स वेरी क्लियर। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें वैल्यू -12 आती हो। बस जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि कॉस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें वैल्यू -12 आती हो, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है बेसिक मैथमेटिक्स की। अगर आपने बेसिक मैथ नहीं देखी तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले मेरी बेसिक मैथमेटिक्स देखनी है, फिर उसको इस क्वेश्चन को आपको इजिली करने में आसानी होगी। तो बच्चों जब कॉस की वैल्यू -12 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है, ठीक है। आप अगर देखें तो cos 120 को यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो cos 120 को कैसे सॉल्व करेंगे, cos 180 - 60, है ना। तो माइनस क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आंसर कितना आएगा, cos 60, और cos 60 आएगा तो वो कितना होता है, हाफ। तो आंसर आएगा यानी कि 120 डिग्री आपका m और n के बीच में एंगल रहा होगा। ओके, अगला है, अगर f डॉट h 0 है तो एंगल कितना होगा f एंड h के बीच में। बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत आसान है, यानी कि आपका इन दोनों का डॉट का आंसर 0 आना चाहिए। और ऐसा कब होता है, जब cos 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला है, फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप। आपको बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी क्लियर। अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड करना है तो cos थीटा, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, देखो जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो आंसर आता है ए बी cos थीटा। यानी कि अगर हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, दोनों वेक्टर का डॉट कर दो, डिवाइड बाई दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो। यानी कि इन दोनों का डॉट करना है और डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड करना है। कितना आसान क्वेश्चन था। तो यानी कि अगर आप देखें तो वेक्टर ए है हमारा आई कैप प्लस जे कैप, और डॉट कर दिया तो ये हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई, अब ए बी का मतलब क्या है कि आप इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो जब वेक्टर ए का इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसके दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं और दोनों का ही कोऑर्डिनेट जो कोफिशिएंट है वो 1 1 होगा। तो क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी कितना हो जाएगा, अब देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, देखो जे का भी 1 है और के का भी 1 है, दोनों का स्क्वायर करोगे, रूट कर दोगे तो आंसर फिर से √2 आ जाएगा। यानी कि √2 इंटू √2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो आई कैप का जब मैं जे कैप से करूंगा तो कितना आंसर आएगा, जब मैं आई कैप का जे कैप से करूंगा तो 0 आएगा, और आई कैप का के कैप से करूंगा तो भी 0 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जे कैप का देखते हैं, तो जे कैप का जब मैं जे कैप में करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और जे कैप का के कैप में करूंगा तो 0 आएगा। यानी कि ऊपर कितना आएगा मेरा, ऊपर 1 आएगा, और नीचे कितना आएगा, √2 और √2 करके तो 2 आएगा। तो आंसर आएगा 1/2। यानी कि आंसर कितना आएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/2। तो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, cos में थीटा की 1/2 वैल्यू कब आती है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। अगला है क्वेश्चन, आई कैप माइनस, देखो बच्चों ये आई कैप है, आई कैप माइनस 2 जे कैप इज नॉर्मल टू। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि आई कैप माइनस 2 जे कैप किसके नॉर्मल यहां पर होगा। बच्चों देखो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
दो वेक्टर नॉर्मल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि मुझे बस ये देखना है कि इसका डॉट किसके साथ जीरो आ रहा है, ठीक है। अब जीरो कब आएगा देखते हैं, चलो जब मैं आई कैप सब में कर करके देख लेता हूँ। जब मैं इसमें डॉट करूंगा तो कितना आएगा, आई कैप का आई कैप में करूंगा तो 1 आएगा, -2 में -2 का करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, यानी कि इसमें तो जीरो नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरे में देख लेते हैं, जब मैं इसका इसमें करूंगा तो आई कैप का जब माइनस इसमें करूंगा तो -1 आ गया, और -2 का -2 में करूंगा तो +4, इसमें भी नहीं होना, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप का 2 आई कैप माइनस जे कैप में करेंगे तो आई कैप का 2 आई कैप में करूंगा तो 2 आएगा, -2 का -1 में करूंगा तो +2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो वैसे भी चौथा ऑप्शन हुआ, चलो करके देख लेते हैं इसको, है ना। आई कैप -2 जे कैप और इधर है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो बच्चों जब आई कैप का आई कैप में करोगे तो आपका 2 बचेगा, है ना, इधर 1 है इधर 2 है तो 2 बचा। अच्छा, अब -2 का इसमें जब करोगे तो -2 बचेगा, तो आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। देखो, आपको आगे से याद रखना है कि जब भी हमें ये पता करना है कि एक वेक्टर किस दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें ये चेक करना होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। बस आपको ये समझ आते ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जे कैप माइनस के कैप इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब भी सेम होता है, परपेंडिकुलर। आपको बताना है कि जे कैप माइनस के कैप किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। चलो, जे कैप डॉट के कैप इज ऑर्थोगोनल टू, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर किसके होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें यूज किया था, हमें परपेंडिकुलर के केस में ये चेक करना है कि उसका डॉट करने पर आंसर 0 किससे आएगा। तो जब मैं इसका डॉट करूंगा इससे तो आंसर कितना आएगा, जे कैप माइनस के कैप का जब जे कैप से डॉट करूंगा तो आंसर आएगा 1, है ना, 1 आएगा, क्योंकि जे का जे से करूंगा तो 1 हो जाएगा और के का जे से करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो होना नहीं है। अच्छा, के कैप से करता हूं तो वो भी तो सेम चीज है, क्योंकि जे का के से करूंगा तो 0, लेकिन -1 का इसमें करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, जब आई कैप का जे और के में करूंगा तो 0 आना ही है ना, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे 90 डिग्री पर है तो 0 आएगा ही आएगा, है ना, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। चौथा, जब जे का जे में करूंगा तो 1 और के का के में करूंगा तो भी 1, यानी कि 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉर्मल वही वेक्टर हो सकते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आता है। अगला क्वेश्चन है, अगर वेक्टर ए आपका ये है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप और वेक्टर बी आपका है 3 जे कैप 4 आई कैप 2 के कैप इज नॉर्मल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। वो एक दूसरे के अगर नॉर्मल हैं तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आपको इसको एक बार ट्राई खुद करना चाहिए। तो बच्चों अगर हम वेक्टर ए और बी का अगर वो नॉर्मल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी का जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। अब वेक्टर ए क्या है हमारा, वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। इसका हमने करना है डॉट वेक्टर बी के साथ में 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 2 के कैप, है ना। इसका आंसर 0 आना चाहिए। चलो, तो बच्चों ऐसे केस में जब मैं एक्स आई कैप का 3 जे कैप में करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन 4 आई कैप में करूंगा तो कितना आएगा 4x, ठीक है। 2 जे कैप का 3 जे कैप में करूंगा तो कितना आएगा, जे कैप और जे कैप तो 1 हो जाएगा तो 3 2 जा 6 होगा, है ना, और बाकी में करूंगा तो 0 होगा। 4 के कैप का बाकी सब में करूंगा तो 0 होगा, लेकिन 2 के कैप में हो जाएगा 8, यानी कि 4 2 जा 8 और इक्वल टू 0, यानी कि कितना आया 4 6, 8 और 6 आपके कितने होते हैं 14, ये हो जाएगा -14, ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 7 बार, तो आंसर आएगा -7/2। तो आंसर आएगा आपका बच्चों x का -7/2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स आपका एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप और 4 के कैप है। मैं बता देता हूं, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अगर वेलोसिटी है 4 के कैप 8 जे कैप एंड 2x आई कैप, तो आपको बताना है अगर पावर 200 जूल पर सेकेंड है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पावर के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जो भाई पावर होती है वो होती है फोर्स एफ डॉट बी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू 200 दी है क्वेश्चन के हिसाब से पावर की, है ना। तो यानी कि फोर्स आपका कितना है, जो आपका फोर्स है वो है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। इसका करना है डॉट वेलोसिटी से, वेलोसिटी है -4 के कैप प्लस
8 जे कैप प्लस 2x आई कैप, है ना। और ये किसके बराबर आएगी बच्चों, ये 200 के बराबर आएगी। तो आपको इसका डॉट करना है, तो डॉट करते हैं। चलो देखो, एक्स आई कैप का जब मैं के कैप में करूंगा तो जीरो आएगा, जे कैप में करूंगा तो भी जीरो आएगा, आई कैप में ही करना होगा मुझे, है ना। तो एक्स का जब एक्स में करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, क्योंकि इधर 2x है और इधर x की कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2x करूंगा तो 2x का स्क्वायर, है ना, सॉरी 2x कह रहा हूं मैं, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 2x का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 2 का जब मैं देखो के में करूंगा तो जीरो, आई में करूंगा तो भी जीरो, सिर्फ 8 में करना है तो 8 2 जा 16, है ना। और 4 का जब मैं करूंगा इसमें ये के कैप है, ये भी के कैप है, तो 4 4 जा 16 यानी कि -16 और ये आ जाएगा 200 के बराबर। तो यानी कि ये तो कट गया, तो आपका 2x स्क्वायर 200 के बराबर आ गया। यानी कि हम यहां से अगर देखें तो 2 से ये 100 टाइम गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि स्क्वायर को जब मैं रूट में लेके जाऊंगा तो रूट 100 हो जाएगा, और रूट 100 को जब सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू +-10 आएगी, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, तो यहाँ पर x की वैल्यू +10 हमें यहाँ पे लेनी है। ओके, करते हैं। अगर a कैप और b कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 है और तो आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों का डॉट। अगर a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो आपको इन दोनों का डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a कैप माइनस 2b कैप अगर हम इसका डॉट करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। अब हम कैसे डॉट करें, देखो सीधी सीधी बात है, जब ए कैप का ए कैप में करोगे तो क्या होगा, जब ए कैप का ए कैप में करोगे तो क्योंकि दोनों पे कैप लगाए मतलब यूनिट वेक्टर रहे होंगे तो इनका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और -2 का जब इसमें करोगे -4 में तो माइनस माइनस कितना होता है, +8 हो जाएगा, तो आंसर 10 आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि अगर ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू 1 है तो बताओ इनके बीच में क्या एंगल होगा। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ कि अगर ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है तो बताओ कि यहाँ पर एंगल ए कैप और बी कैप के बीच में क्या रहा होगा। मैंने आपको बताया था एक चीज, मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, सॉरी सेकंड लेक्चर में बताई थी, एडिशन ऑफ वेक्टर के दौरान। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के दौरान मैंने क्या बताया था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी यूनिट है ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 1 and 1, ठीक है। और उनका रिजल्टेंट भी सेम होता है, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, 1 और 1, उनका रिजल्टेंट भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो रिजल्टेंट अगर भी सेम है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता था, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 120। या फिर मैंने उल्टा भी बताया था कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका उनका जो एंगल है वो 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी सेम होता है उनके बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं थी, बाकी सॉल्व भी किया जा सकता है सिंपल तरीके से, इट डजंट मैटर, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसका अंडर रूट लगा के, ठीक है। बट उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, यकीनन जरूरत नहीं है। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो आप कैसे लगा सकते हो, 2 इंटू वेक्टर 2f cos थीटा इक्वल टू, मैंने बताया, सॉरी 2f cos थीटा बाई 2 बताया था मैंने। तो यहाँ पर f नहीं है, फोर्स नहीं है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 ले लो, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर है, cos थीटा बाई 2, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये वैसे भी हो गया cos थीटा बाई 2 आपका 1/2 के बराबर आया। और यहाँ पर 1/2 कॉस में कब आता है बच्चों, ये आता है आपका 1/2 कॉस में 60 डिग्री पर, है ना। और आपका ये यहाँ पर cos थीटा बाई 2 यानी कि 60 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री, है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो इस तरीके से भी। और अपना दूसरा जो खानदानी तरीका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका पूरा अंडर रूट इक्वल टू 1, वैसे भी कर सकते हो, पर वो लंबा तरीका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 2a cap minus b cap is normal to 4b cap minus 2a cap, then calculate angle between vector a cap and b cap। तो आपको बताना है कि अगर 2a cap माइनस b cap नॉर्मल है 4b cap माइनस 2a cap के, तो एंगल कितना रहेगा a और b cap के बीच में।
तो बच्चों अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल हमारा कितना आएगा, तो दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के नॉर्मल हैं तो इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं तो हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ कि उनका डॉट जीरो करना है हमें, है ना। वेक्टर है 2a माइनस बी कैप, है ना, 2a माइनस बी कैप, और इनका डॉट करना है किसके साथ में, 4b माइनस 2a, तो इनका डॉट करना है और ये आएगा जीरो, है ना, क्योंकि दोनों नॉर्मल है एक दूसरे के। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बता दो, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 2a का जब b कैप में करोगे तो कितना आएगा, देखो 2a का जब b कैप में करोगे तो 2 4 जा 8 होता है, तो 8a कैप b कैप हो जाएगा, है ना। अब 2a का 2a कैप में करोगे तो कितना हो जाएगा, -4a कैप डॉट a कैप, ठीक है। अब माइनस बी कैप का 4b कैप में करोगे तो कितना आएगा, -4b कैप डॉट b कैप, और माइनस बी कैप का -2a में करोगे तो -2a कैप बी कैप इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चों ने क्या सोचा होगा, क्या चालाकी करी होगी, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है मैंने आपको। क्यों दिया है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें क्या था, उनमें आपके आई कैप और जे कैप थे, और आई कैप और जे कैप बाई डेफिनेशन हमें पता है कि दोनों 90 डिग्री पर हैं। लेकिन ए कैप और बी कैप आप कैसे कह सकते हो कि दोनों 90 पर हैं, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर हैं। लेकिन लेकिन आप समझो कि वो आपको अगर बता नहीं रहा है एग्जामिनर कि ए कैप और बी कैप किस डायरेक्शन में है, देन हाउ कुड यू से कि ये दोनों 90 पर ही होंगे। तो बहुत से बच्चों ने क्या चालाकी करी होगी कि ए कैप डॉट ए कैप, है ना, ए कैप डॉट ए कैप को क्या कर दिया होगा, इन्होंने 1 किया होगा, और ए कैप और बी कैप को क्या कर दिया होगा, 0 कर दिया होगा। तो ये चीज यहाँ पर गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि ए कैप और बी कैप किस एंगल पे है। हाँ, आप ए कैप और ए कैप को जरूर कर सकते हो कि भाई अगर ये ए कैप है और ये भी ए कैप है तो दोनों ही 0 डिग्री पर है, तो इनका आंसर तो हो जाएगा 1। लेकिन ए कैप और बी कैप आप कैसे बता सकते हो कि वो किस एंगल पर है, जरूरी थोड़ी ना है वो 90 पर या 0 पर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और एंगल का खेल यहीं पर छुपा था। तो 4a कैप और a कैप की वैल्यू होती है 1 और b कैप की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। अच्छा चलो 8a कैप और ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 8 में से 2 गए तो 10, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बी और इसमें जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये जाएगा 8 और 2 10, 10 ए कैप बी कैप, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 10 ए कैप बी कैप माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो 10 ए कैप बी कैप इज इक्वल टू +8 हो जाएगा। तो ए कैप बी कैप का जब हम डॉट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें फिर यहाँ पर याद आएगा अपना डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। यानी कि जब हम दो वेक्टर का करते हैं डॉट तो क्या आंसर आता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं 1 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू कॉस थीटा। इट्स वेरी क्लियर। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि 10 ए बी का जो आंसर है, ये 8 ए बी का जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 1, है ना, इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो यानी कि जो कॉस थीटा है वो आ जाएगा 8/10। यानी कि हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 4/5। यानी कि हमें पता चला कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 4/5 आएगी। लेकिन एंगल में कितना होगा, एंगल में तो हमें नहीं पता ये, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने तो एंगल पूछा था। तो एंगल कैसे निकालें, अब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में एक चीज बताई थी कि जब tan 37 डिग्री होता है तो वो 3/4 होता है, और याद करने का तरीका बताया था कि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये दोनों 3 3 है, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो ऐसे ही मैंने बताया था कि आपको एक ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाई हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, ये बताया था कि ये साइन थीटा के लिए होता है, ये दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए होता है, और जो तीसरा वाला है वो टेन थीटा के लिए होता है। यानी कि आपका ये परपेंडिकुलर और बेस हमें यहाँ से पता चल गया। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे साइन थीटा है ना, ये हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर आपको बी और परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेन्यूस आपके 5 आ गए, तो यानी कि हमें पता चल गया P/H की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो ऐसे ही
आपका बी अपॉन एच यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 37 की। देखो इसी चीज से मैं आपको कई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। अरे नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का पता लगाना हो, टेन साइन कॉस, तो आप कैसे लगाओगे। तो cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, यानी कि 4/5 cos में 37 डिग्री का आंसर होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों आपका cos थीटा अगर 4/5 के बराबर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर मेरा cos थीटा 4/5 के बराबर है, तो इसका ये मतलब रहा कि जो थीटा रहा होगा वो 37 डिग्री रहा होगा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली चीज क्या चीज सीखने को मिली, पहली चीज सीखने को मिली कि भाई आप यहाँ पर ये गलती मत करना कि जब भी कोई दो यूनिट वेक्टर आपको दिख रहे हैं तो सीधे सीधे आप उन्हें 90 डिग्री या 0 डिग्री पे एवेल्युएट मत कर लेना। क्योंकि आई कैप और जे कैप को करना तो ठीक है, क्योंकि वो तो फिक्स है, 90 डिग्री पर है ना। और या फिर आई कैप और आई कैप है तो 0 डिग्री पर है। लेकिन आप ए कैप और बी कैप कोई रैंडम आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया उठ के, तो आप कैसे बता सकते हो कि वो 90 पर है या 0 पर है ना। तो आई होप कि इस चीज को सभी बच्चे याद रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ लगती है। मोस्ट स्टूडेंट फील फिजिक्स टू बी द टफेस्ट अमंग ऑल थ्री। तो बच्चों आई डोंट थिंक सो कि पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स टफ नहीं है, आई डोंट थिंक सो, है ना। तो फिजिक्स इज नॉट टफ। बात आती है फिजिक्स टफ कब नहीं होती, जब रोहित सर पिक्चर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम माय नोट्स, जो मेरा मिशन 2020 कोर्स था, है ना, जो मेरा फुल कोर्स था जो हेलो बच्चों पर है, उसमें से 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में उठकर आए। ठीक है, अब बच्चों जो मेरा नेक्स्ट ईयर का जो है मिशन 2021 या 2022, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से भी 40 से ज्यादा क्वेश्चन जरूर उठकर आएंगे। और एक और चीज, 23 सिमिलर क्वेश्चंस मेरी लास्ट टाइम डीपीपी जो मैंने शेयर करी थी बच्चों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से आए हैं। और 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे। इवन जो 12 तारीख को मैंने मॉक टेस्ट कराया था यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, वो एज इट इज 13 तारीख को उठकर आ गया बिना डेटा चेंज करे। आप इमेजिन करो कि किस लेवल पे मैंने आपके लिए हार्डवर्क किया और कितना आपके लिए हार्डवर्क किया होगा उन क्वेश्चंस की रिसर्च और उन क्वेश्चन की फ्रेमिंग करने में कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो, यहाँ पर आप अब नहीं कह सकते कि फिजिक्स आपके लिए टफ है, बस आपको अपनी बायोलॉजी पर फोकस करना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी पर फोकस करिए, 360 में से 360 का टारगेट रखिए और 90 क्वेश्चंस को 55 मिनट में भी 2 MR करने की हिम्मत रखिए। तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 150 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और अगर आपने मेहनत करी तो 160 170 भी ला सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, डोंट वरी। तो बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको मेरे साथ लगे रहना है और आपको बायोलॉजी पे फोकस रखना है, केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से प्रॉपर अच्छे से समझना है और बायोलॉजी की तैयारी आप कर लो। फिजिक्स मेरे साथ में आपको करा ही दूंगा, तो बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना करते रहे तो आप डेफिनेटली 600 प्लस स्कोर करेंगे और मैं आपसे कहूंगा डॉक्टर साहब। चलो बच्चों, मेरा जो पूरा साल का रूटीन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और लाइव क्लासेस मेरी देखनी है। बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो कॉन्सेप्ट आप मेरे लेक्चर्स देख के कर सकते हो, रिकॉर्डेड हेलो बच्चों पर है और लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर और यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी स्पेशल पे है। बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप मेरे लेक्चर्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं देखना चाहते तो आप किसी और टीचर के देख सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि मुझसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको किसी ऐसे टीचर से समझना है जो आपको समझा सके। इट डजंट मैटर कि आप मुझसे ही पढ़ो, ठीक है। आपको जिस टीचर से मजा आता हो पढ़ने में, आपको लगता हो कि यार फिजिक्स समझ में ऐसी आती है मुझे और मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इन सर से पढ़ने के बाद, तो आप उस चीज को उन्हीं टीचर से पढ़ो, ठीक है। हेलो बच्चों या अनअकैडमी से आप मेरे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप दूसरे नंबर पे आती है टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो आपको मेरी डीपीपीस को सॉल्व करना है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। और 2 तरीके की डीपीपी होंगी, एक मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो बेसिकली मेरे कोर्स में होंगे और एक मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करूंगा जो फ्री में होंगे। क्वेश्चन बैंक आपको मेरे कोर्स के साथ फ्री मिल जाएगी और आपको मेरी जो टेस्ट सीरीज है जो मैं जनवरी या फिर दिसंबर में लॉन्च करूंगा उसको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में लॉन्च करता हूं, तो वो आपको देखनी है। I will give you most expected 45 questions from each chapter in mass with solutions। तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, जैसे कि पिछली बार के बच्चों को मैंने दिया और उसमें से 23 सिमिलर क्वेश्चन आए और 4 एग्जैक्ट क्वेश्चन आए बिना डेटा चेंज करे। तो ऐसे ही अब की बार भी दूंगा, मेरे साथ बने रहिए।
मैं अपनी नई वन शॉट वीडियोस भी लॉन्च करूंगा फरवरी में, अभी भी ऑलरेडी मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप अगर सर्च करें कोई भी टॉपिक और उसके सामने वन शॉट बाय रोहित अग्रवाल सर डाल दें तो आपको मेरी वीडियो अभी भी मिल जाएंगी। बच्चों आगे मैं यही कहना चाहूंगा, ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव माइंडसेट टू रीच योर गोल। आपको अगर अपने गोल को रीच करना है तो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। बहुत नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आने वाली है, क्योंकि नीट इज रेस अगेंस्ट टाइम। नीट एक बहुत कठिन एग्जाम है, कंपटीशन एक बहुत कठिन है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे पेपर देने वाले हैं। कभी कुछ मुसीबत आएगी, कभी कुछ टेंशन होगी, कभी स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो लेकिन आपको पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करती रहनी है। वेदर यू कैन थिंक वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, और आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। हेनरी फोर्ड का कहना है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। तो आपको ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में, और अच्छे से सोचना है कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगे रहिए। आपको बहुत सारे तरीके हैं प्रिपरेशन करने के, जैसे आप YouTube से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। आप YouTube से लेक्चर देखते रहें, तो YouTube से भी आप बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर देख सकते हो। YouTube के बहुत सारी खास बात भी होती हैं। YouTube के कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। YouTube के जो कॉन्स हैं वो है कि भाई YouTube पे प्रॉब्लम क्या है कि YouTube पे आपको एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एड्स आएंगे, उसके अलावा वहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो जाओगे कि किससे पढ़ूँ किससे नहीं पढ़ूँ, ठीक है। अगर आपको YouTube से आप पढ़ सकते हैं तो दैट्स ग्रेट। अगर आप YouTube से नहीं पढ़ सकते, आपको लग रहा है मतलब आप थोड़ा सा भी अफोर्डेबल रखते हैं, अफोर्डेबिलिटी रखते हैं, और आपको लगता है कि आप सीरियस हैं, तो फिर आप ऐसे केस में हेलो बच्चों, अनअकैडमी प्लस या किसी ऑफलाइन कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको स्ट्रक्चर और डेडिकेटेड स्टडी का मौका मिलता है। लेकिन यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि वहां पर बहुत सारे कॉन्स है, जैसे आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते, आपको कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी, आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, आपको कोई बहुत ज्यादा सिलेक्टेड मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके बहुत ज्यादा कॉन्स हैं, जो एक नेगेटिव चीज होती है। लेकिन आप फिर भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब को फॉलो करते रहें, अनअकैडमी स्पेशल को फॉलो करें, और अनअकैडमी प्लस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, और डाउट्स का भी फीचर है। अब तो आप सीधे डाउट का फोटो भेजो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। और ऑफलाइन कोचिंग अगर आप कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली बच्चों, आप किससे अच्छा समझ पा रहे हैं और आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या कहती है। ऑनलाइन ज्यादा अफोर्डेबल होता है ऑफलाइन से, आप सब जानते ही हैं, है ना। हेलो बच्चों पे आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। इवन अगर आप अनअकैडमी प्लस जैसे मेरे कोर्स से लेते हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको हेलो बच्चों को भी इस समय फ्री दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़े वो रैंक लेकर आए, और वो रैंक तभी लेकर आएगा जब कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ेगा, अनअकैडमी प्लस पे भी और हेलो बच्चों पे रिकॉर्डेड पढ़ेगा, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक लगाएगा, डीपीवीएस लगाएगा, मेरी बुक्स उसको मिलेंगी, तभी वो बच्चा रैंक ला सकता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो मुझसे पढ़ रहा है वो रैंक लेकर आए। तो ये आपका पढ़ने का वे हो सकता है। बाकी बच्चों ये मेरा चैनल है जिस पर मैं मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, और मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 26 तारीख को। तो आपको रोज मैं शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मॉडर्न फिजिक्स की क्लास लूंगा, और अनअकैडमी स्पेशल पे मैं क्लास 10 बजे या 11 बजे लूंगा, जो मैं आपको डिसाइड कर दूंगा। और फिर उसके बाद पूरे साल मैं इसी फ्लो में क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्लास 12 के सारे चैप्टर में नीट प्रो पे करा दूंगा, और क्लास 11 के सारे चैप्टर में आपको अनअकैडमी स्पेशल पे करा दूंगा। तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। बस आपके लिए उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहें तो आपको मैं करा ही दूंगा, ओके। बच्चों मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर नीट यूजी का ये वेबसाइट है, इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ऐप व्यू है ना। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना। प्लस में भी हैं और फ्री की भी हैं, यानी कि अनअकैडमी स्पेशल। आप उसको डाउनलोड करके रखिए तो एटलीस्ट आप स्पेशल तो ले ही सकते हैं, अगर आप प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको मिल जाएंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं 12 के 11 के। उसके अलावा आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, है ना। फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन का मिल जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए। मैं हमेशा से सोचता था कि कुछ ऐसा आपके लिए लाऊं कि आप एक बार फीस देकर हर चीज को एक्सेस कर पाए। तो ये मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन अनअकैडमी ने कर दिया, तो कांग्रेस टू अनअकैडमी। और अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर, कोटा के, ऑनलाइन के, ऑफलाइन के। और साथ में आप डाउट भी पूछ सकते हैं। डाउट की फीचर क्या है, आप डाउट भेजो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक अलग से डाउट भी काउंटर
है अनअकैडमी के ऊपर। तो ये ऑफलाइन का जो पॉसिबिलिटीज थी उसको पूरा अनअकैडमी ने ऑनलाइन में रेप्लिकेट कर दिया है, और बहुत अफोर्डेबल में, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ऑफलाइन में फीस बहुत ज्यादा होती है, रहने का खर्चा अलग होता है, टेंशन अलग, स्ट्रेस अलग, घर से अलग जाओ। लेकिन ऑनलाइन में खास बात क्या होती है, अपने घर पे बैठ के आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, एंड दिस इज अमेजिंग। और अभी तो अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है। यानी कि आप हमेशा कोई भी चीजें, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में है, जैसे मान लो आपका पेपर हो गया, काउंसलिंग की दिक्कत है, आपको कोई और समस्या है, तो आप कभी भी कॉल या उनसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। तो दिस इज द रिवॉल्यूशन बच्चों, दिस इज द रिवॉल्यूशन जो अनअकैडमी ने किया है, जिसको मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है कि अनअकैडमी को मैंने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लस के अंदर 80 से ज्यादा फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, है ना, टॉप क्लास के सारे फैकल्टीज हैं मेरे साथ में, ये सारे आपको लाइव पढ़ाते हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, आशीष दीवान सर जो एक्स एचओडी एलएन कोटा, एक्स एचओडी सीपी कोटा है ना, पंकज तलवार, चंद्रमौली मौर्य एलएन में पढ़ा रहे हैं 7 सालों से, 2002 से बायो के फैकल्टी हैं, रमेश शारदा, ये सारे के सारे वो फैकल्टीज हैं बच्चों जिनका 1-1 करोड़ का पैकेज है। आप इमेजिन करो किस लेवल के फैकल्टीज आज अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसे फैकल्टीज अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो इसीलिए ये जो चीज है मुझे अट्रैक्ट करती है अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे टीचर्स हैं। हेलो बच्चों के साथ में अनअकैडमी में इसलिए ही चलाता हूँ, दैट्स वाई कि यहाँ पर मेरे साथ में बच्चे इतने सारे टीचर से पढ़ पाते हैं। यहाँ पर आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर तरीके के कितने सारे फैकल्टीज हैं। कोई टॉपिक अगर आपको मुझसे समझ नहीं आता तो आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक मुझसे समझ ना आए तो बाकी टीचरों से पढ़ लो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप कभी भी किसी भी टॉपिक का टॉपिक वाइज भी कोर्स मिल जाएगा और बैच भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे बैचेज हैं, 16 सितंबर को, 20 सितंबर को, 25 सितंबर को, 1 सितंबर को, यानी कि हर महीने में 3 से 4 नए बैच यहाँ पर लॉन्च होते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे बैचेज यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों प्लस के अंदर आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे बैचेस हैं आपके प्लस के अंदर, और ये बैचेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर सारे मिल जाते हैं। तो आपको जो टीचर का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो। इवन आपको एक बैच का कोई और टीचर, दूसरे बैच का कोई और टीचर, वो सब सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको फिजिक्स मुझसे पढ़नी है, केमिस्ट्री किसी और से, और जो मेरे बैच में हो सकता है केमिस्ट्री आपको उनकी अच्छी ना लगे तो आप किसी और से पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज है ना वो अमेजिंग है बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डीसी पांडे सर है, ठीक है। आप सोचो डीसी पांडे सर भी, डीसी पांडे जैसे टीचर भी आज अनअकैडमी पे हैं, जो भारत के सबसे बड़े ऑथर हैं अपने आप में। तो बच्चों काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन फैकल्टीज आज अनअकैडमी पर हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग वैल्यूएबल। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे फैकल्टीज हैं। टेस्ट सीरीज, प्री मॉक टेस्ट आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। आपको एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, शेड्यूल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कभी भी कहीं भी देखो, मोबाइल पे, पीसी पे, टैबलेट पे, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव पोल्स को आंसर कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस आप कर सकते हैं, डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस आपको हर चीज़ की मिलती है, पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल मिलते ही हैं। और स्पेशली मैं तो अपने और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ, जैसे क्या-क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर अनअकैडमी प्लस मेरे कोर्स से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मेरा जो कोर्स है वो फ्री मिल जाएगा। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो वो, या 2022 की कर रहे हैं तो वो, ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट्स, मेरी डीपीपीज, मेरी क्वेश्चन बैंक और मेरी टेस्ट सीरीज और मेरी बुक्स, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बस आपको स्क्रीनशॉट भेजना है एनरोलमेंट के बाद, और आपको अपना एड्रेस भेजना है, अपनी ईमेल आईडी भेजनी है, और हेलो बच्चों पे आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट, और आपका जो एड्रेस है उस पर डिलीवर कर दी जाएंगी आपकी बुक्स, ठीक है। ये केवल पहले 100 स्टूडेंट के लिए है। बाकी आप 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको अगर कोड यूज करेंगे, तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और आपकी इसकी फीस कितनी है बच्चों, अब इसकी फीस बढ़ने वाली है, ठीक है। 20 को डिसाइडेड था कि फीस बढ़ेगी, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद फीस को थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो फीस आपकी अभी थोड़े 1-2 हफ्ते बाद बढ़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 27,000 आपकी 1 साल की है, 32,000 आपकी 2 साल की है। आप इमेजिन करो 32,000, यानी कि यार 1350 रुपए महीने में आप क्या क्या वैल्यू ले पा रहे हो। दिस इज समथिंग अमेजिंग जो मुझे अट्रैक्ट करता है। और आप बच्चों, मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूँ कि आप इतनी कम प्राइसेस में सिर्फ ऐसी ही कोई ब्रांड बड़ी कर सकती थी जिसके पास स्केल है। जो मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, 1-1 करोड़ के फैकल्टीज को आपको ऑनबोर्ड करना है, आपको इतनी बड़ी टीम मेंटेन करनी है, इतनी सारी क्लासेस आपको कंडक्ट करानी है, इतने सारे बच्चों के इश्यूज होंगे, उस सबको कंडक्ट कराने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप इमेजिन करो डीसी पांडे जैसे फैकल्टी को अगर आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, है ना, मेरे जैसे फैकल्टी को आप ला रहे हैं, किसी और फैकल्टीज को आप ला रहे हैं, जो बड़े बड़े फैकल्टीज हैं जिनका अपना एक वर्चस्व है, चाहे वो ऑफलाइन में है चाहे ऑनलाइन में, उनको लाने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियली, चाहे वो और किसी ब्रांड वैल्यू की वजह से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हैं। तो इस प्राइस में जो आपको वैल्यू मिल रही है वो बच्चों लाजवाब है, क्योंकि
आपके लिए डाउट काउंटर मिल रहा है, सारे फैकल्टीज आपको मिल रहे हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये तो यार बहुत मामूली सी फीस है, 2 साल के लिए बच्चों, कोई मजाक थोड़ी ना है, 2 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन आपको पूरा मिल रहा है। तो आई थिंक अगर आप मतलब सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो आप यार जल्दी से इस चीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं आपको इतनी सारी चीज और दे रहा हूँ, अपना सपोर्ट दे रहा हूँ साथ में, तो ये आपका एक और वैल्यू इनहांस कर देती है। तो अगर आप हेलो बच्चों के बारे में सोच रहे थे लेने के लिए, तो डेफिनेटली अगर आप अनअकैडमी लोगे, तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा सीरियसली मुझसे पढ़ाई करता है, भाई मेरे कोर्स से लेने का मतलब क्या है कि आप मुझसे सीरियसली पढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन बच्चों को मुझे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो नए प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, तो उसकी थोड़ी सी फीस और देकर आप अपने लिए पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, लेकिन आप एटलीस्ट ये सारे जो फीचर्स हैं वो इतने से प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर आप सीरियस है अपनी करियर को लेके, और आप सीरियस हैं कि भाई मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है, मुझे यूट्यूब वगैरह पे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और मैं सीरियसली स्ट्रक्चर कोर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। बाकी मेरी भी क्लासेस आपको जल्दी मिल जाएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फीचर्स हैं ये सिर्फ आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरे थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को दे सकता हूं जो सीरियसली मुझसे पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हो आप। तो आई होप कि चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।